राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन बंगाल में दिखा है। चुनाव की घोषणा के मात्र 12 घंटे के भीतर देर रात 4 बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए और 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी का तबादला भी हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में नए मुख्य सचिव, नए गृह सचिव, नए डीजीपी, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर और नए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। They have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. संसद में ये मुद्दा उठाने के बाद टीएमसी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट भी किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव के सामने गए। चुनाव आयोग मेरे जैसा लोग रहे तो मैं ममता बनर्जी को ही अपदस्थ करके पावर विहीन अभी भर चुनाव करवा दूं, क्योंकि ये सत्ता के बगैर चुनाव जीत नहीं सकती। ये तो सप्लायर बन गई पूरे देश में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने वाली। चुनावी मौसम में नए नए सियासी समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा तो वो तुरंत पहुंच गए। एआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में जब ओवैसी की पार्टी गठबंधन की अपील कर रही थी, तब कांग्रेस और आरजेडी वाले अलायंस ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया था। इस बीच राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों ने भी विपक्ष की सांसें अटका दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आया चुनाव, लाया टकराव। तो चुनाव आया है, टकराव लेके आया है, लेकिन कैसे, आइए बताते हैं चुनाव के प्रभाव का संपूर्ण विश्लेषण। कांग्रेस असम और केरल में 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। पिछले 12 साल में कांग्रेस अपने बूते पे मात्र 7 राज्यों में चुनाव जीती है। इस चुनाव में परफॉर्म नहीं किया तो विपक्षी अलायंस में हैसियत जमीन पर आएगी और ज्यादा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए। टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण यह है 70 विधायकों के साथ बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। अगर सत्ता का खेल पलटा तो टीएमसी की स्थिति सीपीएम जैसा होती थी वैसी हो सकती है, या फिर अभी हाल ही में जो बीजू जनता दल का हाल हो रहा है वैसी हो सकती है। और क्रॉस वोटिंग आज के राज्यसभा चुनाव में भी हो गई है। लगभग 8 बीजेडी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 21 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन बंगाल और दक्षिण में सत्ता का लगातार सूखा है। बंगाल में पिछली बार हम कह सकते हैं बीजेपी 3 से 77 तक तो आई, लेकिन सरकार बनाने तक नहीं आ पाई। वो कसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, वो कसक अमित शाह के मन में, वो कसक जेपी नड्डा के मन में, और वो कसक नितिन नवीन, क्योंकि जो नए अध्यक्ष है उनके मन में भी होगी। खासतौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के मन में जबरदस्त कसक होगी बंगाल में पिछली बार सरकार ना बना पाने की। तो बीजेपी को भी दमखम के साथ लड़ना पड़ेगा अपने बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए। अभी वाम दलों की एकमात्र, लेफ्ट की बात कर लेते हैं, एकमात्र सरकार है केरल में, लेकिन कांग्रेस दे सकती है वहां पर कड़ी टक्कर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े इनरोड्स करे हैं। केरल के 600 से अधिक स्थानीय निकायों में बीजेपी की जीत है। पहली बार तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर आया है। केरल में बीजेपी की बढ़ती ताकत 10 साल की सत्ता विरोधी लहर लेफ्ट के लिए बड़ा खतरा है, और कांग्रेस को भी यहां एक बड़ी ऑप्शन दिखती है सरकार में आने की।
चलिए डीएमके की बात कर लेते हैं। सुपरस्टार विजय की सियासी पारी डीएमके की सिरदर्दी बढ़ा सकती है। यहां पर बीजेपी एआईडीएमके पहले से एक है, अगर विजय साथ आए तो स्टालिन के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी और वहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या स्टालिन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के लिए 5 राज्यों का चुनाव करो या मरो जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो डीएमके हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। यानी इस पूरे विपक्षी दलों के लिए बड़ा चुनाव है। लेकिन बड़ी खबर बिहार से आ रही है इस समय, बिहार से बड़ा अपडेट है, बिहार से बहुत बड़ी सियासी खबर है, बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान आ गया है, हमारे विधायकों को बीजेपी ने चोरी कर लिया है। यहां पर क्रॉस वोटिंग का पहला सितम देखने को मिल रहा है। यहां पर 3 कांग्रेस विधायक 13 तारीख तक विधायकों से बात हो रही थी, लेकिन 14 को विधायक गायब हो गए, उन्होंने बात नहीं करी और क्रॉस वोटिंग हुई है। खबर मिल रही है राजद में भी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। बिहार से इस समय की बड़ी खबर है, राजद से क्रॉस वोटिंग, एनडीए के सभी उम्मीदवार लगभग जीत के करीब हैं। एनडीए पांचों सीटें अपनी जीत रहा है। नीतीश कुमार, अच्छा बड़ी खबर यह आ गई है, एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा एमपी बन गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा एमपी बन गए हैं। बड़ी खबर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जबरदस्त। सतीश केसिंग हमारे साथ हैं, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, सुनील यादव हैं, मेरे साथ मनोजीत मंडल हैं, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी के नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सतीश जी, बिहार में क्या हुआ है? ये तो जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो गई है। बीजेपी 5 उम्मीदवार जितवाने में, एनडीए 5 उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। देखिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस और राजद से ये अपेक्षित था, मुझे लगता है कि ये होना ही था, कोई न्यूज नहीं है। ये न्यूज ये है कि नीतीश जी का राज्याभिषेक हो गया। अगर मान लेते हैं कि अगर आरजेडी का उम्मीदवार आज जीत जाता तो ये ज्यादा न्यूज होता, तब ये होता कि भाई एआईएमआईएम और ये जो जेडीयू क्रॉस वोटिंग। आप कह रहे कांग्रेस और जेडीयू में क्रॉस वोटिंग नहीं है, राजद और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग खबर नहीं है आपके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए कोई खबर नहीं है। कोई राज्यसभा में तो ऐसा ही चलता है और जैसा सब लोग कह रहे थे यही होना था। देखिए कांग्रेस और आरजेडी मेरे ख्याल से हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये आज से नहीं, ये 5-6 महीना से पहले से है। ये राजेश राम जी को ही कौन पूछता है कांग्रेस पार्टी में? 6 तो इनके विधायक हैं, तभी तो हमको लगता है कि ये तेजस्वी चले गए थे एमआईएम के इफ्तार में। बात ये है कि वहां पर एक ही कोई पॉसिबिलिटी बचती थी कि भाई जेडीयू अंदर आरजेडी वाले को सपोर्ट कर दे, वो नहीं हुआ है। हाँ, ये सब चलता है वहां पे। ओके, हंस रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा। अरे उनके गढ़ टूटे हैं, उनके मढ़ टूटे हैं, उनके अकड़ टूटे हैं और तोड़ने ही होंगे उनके गढ़ अकड़ और सारे के सारे मढ़। क्यों? क्योंकि चांद के उस पार भी जाना है दुर्गम पहाड़ियों से। और गजानन मुक्ति बोध की ये लाइनें बड़ी प्यारी है, आज वो चरितार्थ हुई है। तोड़ देंगे सब कुछ। क्या तोड़ेंगे? उन्होंने जो तिलिस्म बिछाया था उसको तोड़ेंगे और जो जनता के मन में जो भाएगा उसको वापस ले आएंगे। ये तो बता दीजिए क्रॉस वोट कहां से पड़ गए हैं आप लोगों को? देखिए वो जो क्रॉस वाले लोग हैं वो क्रॉस मत मानिए, उनका दिल मिला हुआ है, वो साथ चलने को वो कह रहे हैं कि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने भी विधायक चुरा लिए। कांग्रेस के भी आरोपों में कोई दम है? जनता मानती है क्या? वो तो आरोपों की एक पिटारी लेकर चलती रहती है, बीच बीच में निकालते रहती है। जैसे सांप नचाता है तो ये वाला सांप, वो वाला सांप। ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल के 8 विधायक क्रॉस वोट कर गए। बड़ी डेवलपमेंट वहां पर भी। बीजेपी ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बीजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहां पर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए हैं। 3 कांग्रेसी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है। यानी कांग्रेस को हर तरफ झटका है, बिहार से लेकर ओडिशा तक। बीजेपी वहां अपने 4 कैंडिडेट जिताने में कामयाब रह रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले 4 कैंडिडेट वहां जीत रहे हैं। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हो गई है। झटका, एक और झटका ऑपोजिशन को। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई ऑपोजिशन के नेता यहां जुड़े हुए हैं। सुनील यादव, 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है, राज्यसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग विधायक कर गए हैं। अभी तक तो आप कहते थे ईवीएम हैक है, एसआईआर हो रहा है, अब विधायक हैक हो रहे हैं क्या? अब विधायकों ने भी क्रॉस वोट कर दिया है। अब बताइए, तो कहीं तो मैनेजमेंट खराब है।
अमीश भाई, अगर विधायकों की चोरी हो रही, उस चोरी को आप भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का काला अध्याय है। मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि बीजेपी अगर जिताना ही चाहती थी अपने लोगों को, तो अपने दम पे जिताती। अगर किसी का दिल मिल गया है तो पहले इस्तीफा देता, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत के आता, उसके बाद आप वोट ले लेते। आप अभी तक तो वोट चोरी से सरकार बना रहे थे, अब आप वोट चोरी से राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए अमीश भाई, जिसके नेचर में जो काम होता है वो आदमी वही करता है। ये लोग हमेशा धोखे से, चोरी से, बेईमानी से, फ्रॉड से राजनीति करते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने डॉक्टर होता को टिकट दिया था, वो चुनाव हारने की कगार पे खड़े हैं इस समय। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, आप चोरी से अपने राज्यसभा उम्मीदवार बना रहे हैं, आप भी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सुधांशु त्रिवेदी। बिहार से लेकर ओडिशा तक क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। सुनील साजन जी का पहले मैं जवाब दे दूं। कहते हैं कि साहब ये तो सब वोट चोरी करके बनते हैं। भाई साहब, आप पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल के कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर काहे अपनी पार्टी वीपी सिंह को झटका देकर चंद्रशेखर के साथ चले गए थे? नहीं, वो वोट छोड़ी थोड़ी थी, वो तो अंतरात्मा की आवाज जागी थी जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी के साथ चले गए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दे दिया, अगले चुनाव में काशीराम जी के साथ मिले, फिर उठा के मायावती को बंद कर दिया, स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जानलेवा हमला कर दिया। ईमानदारी थी तो छोड़ देना चाहिए था और जनता के बीच में जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी पार्टी का चरित्र उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिसने कोई दल नहीं छोड़ा जिससे गठबंधन न किया हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, जनता दल, लोकदल, सबके साथ ऐसा कोई बचा नहीं जिसे सपा ने ठगा नहीं। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है, कांग्रेस और इस गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का न वैचारिक सामंजस्य है, न व्यवहारिक सामंजस्य है, न कोई नीतिगत सामंजस्य है, और कांग्रेस के अंदर यह बिखराव स्वयं होता रहता है। यह बताइए, ममता बनर्जी जी भी तो कांग्रेस को ही छोड़ के बाहर आई थी। तो मैं मनोजीत मंडल जी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय और आके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ आके गठबंधन में शामिल हुई थी, तो वोट चोरी की थी या ममता जी को लगा था कांग्रेस के अंदर कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और बाहर निकल के आके ने जुझारू और संघर्षशील ढंग से उन्होंने आकर अपना सत्ता संभाली? याद करिए, ममता जी ने जब स्पीकर ने, सोमनाथ चटर्जी जी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था और इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने बुरी तरीके से अपमानित करना शुरू किया था, ममता जी भावुक हो गई थी, रुआसी हो गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो थे उनको लेकर सदन से बाहर गए थे और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया था। ये जगनमोहन रेड्डी भी तो कांग्रेस में ही थे, ये वाईएसआर कांग्रेस भी कांग्रेस के अंदर की छटपटाहट से ही बनी थी, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के अंदर से ही बनी थी। तो हकीकत यह है कि गौर से देखें तो ये तो मैंने उन दलों का नाम दिया जो आज भी भारत की राजनीति में हैं, और पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी बाबू, जगजीवन राम, देवराज अरस, वो तो ब्रह्मानंद रेड्डी, बहुत सारा है, और वहां से लेके अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, और आज के जमाने में आते चले जाएं। तो मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए, जिन पार्टियों का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्ता होती है। लगातार आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन क्या अभी कुछ देर पहले सतीश के सिंह ही कह रहे थे, सुनील यादव, कांग्रेस के पास बचा क्या है बिहार के अंदर? 6 तो विधायक है, 3 क्रॉस वोट कर गए। देखिए अमीश भाई, सवाल ये नहीं कि बचा क्या है क्या नहीं बचा, ये तो कांग्रेस से आप पूछिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, मर्यादा की बात करती है, आचरण की बात करती है, उसका एक ही सिद्धांत है कि वो वोट चोरी करिए, आप विधायक चोरी करिए, पैसे से, धमका करके, ब्लैकमेलिंग से आप इस तरीके जीतना चाहते हैं, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी से सवाल पूछे, लेकिन अगर बीजेपी का एनडीए के कैंडिडेट जीत रहे हैं,
बिहार में एनडीए के 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं, और अगर ओडिशा में बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीत रहे हैं, 3 बीजेपी के और 1 इंडिपेंडेंट जो कि सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड उनके अलायंस द्वारा वो जीत रहे हैं, तो बीजेपी क्या बोले, हम जीतने नहीं देंगे। दैट इज द इलेक्शन मैनेजमेंट यही होता है। देखिए अमीश भाई, बीजेपी ने जो परंपरा भारतीय राजनीति में शुरू की है, और आज मेरी बात इस बात को याद रखिएगा, जब कभी बीजेपी विपक्ष में जाएगी ये एक भी एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक भी अगर जीत जाए तो मुझे बता देना, इन्हीं के फार्मूले से इन्हीं को हरा देंगे। तो मानता, अगर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर चुनाव लड़ेगा वो भी हार जाएगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुनील भाई एक लाइन कह दूं। सुनील भाई, आपने कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूपी में राज्यसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, हम भी उसी में चुन के आए, और आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। भाई साहब, ये चोरी नहीं थी, वोट दिखा के देना होता है राज्यसभा में। आपकी पार्टी का प्रतिनिधि इलेक्शन एजेंट वहां बैठा होता है, शिवपाल यादव जी बैठे हुए थे, आपके विधायकों ने उनको दिखा के वोट दिया, चोरी नहीं थी। और उससे पहले विधायकों ने कहा कि आपके 3 कैंडिडेट थे, रामजी लाल सुमन जी, जया बच्चन जी और आलोक रंजन जी, उन्होंने कहा इसमें पीडीए कहां है, आपके विधायकों का दिया हुआ बयान था। तो जो समस्या अंदर की है वो न चोरी थी, वो तो एलानिया गए, नीतियों से मतभेद होके गए। और रही बात इसकी, आपने कहा जब कभी भविष्य आएंगे, तो सुनील जी विनम्रता से मैं कहता हूं, हम लंबे समय विपक्ष में रहे, हमारे कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बताइए, हमारे कितने विधायकों ने पार्टी छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पिछले 75 साल से 1951 ऑनवर्ड्स एकमेव पॉलिटिकल पार्टी है भारत की राजनीति का जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आज तक कभी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। सुनील यादव जी जनता दल के हैं, जनता परिवार के तो देखिए, सपा यूपी में है, आरजेडी बिहार में है, बीजेडी उड़ीसा में है, जेडीएस कर्नाटक में है। जनता दल के तो इतने टुकड़े हुए कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बीजेपी में नेता छोड़ के गए, उमा भारती ने छोड़ा, कल्याण सिंह ने छोड़ा, लेकिन पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन पूरा का पूरा प्रभाव नहीं चला गया। और सब पार्टी में वापस आए, येदियुरप्पा जी भी गए, सब पार्टी में वापस आए। पार्टी का वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ कि पार्टी दो फाड़ हो गई। कल्याण सिंह के छोड़ने का नुकसान हुआ। कल्याण सिंह जब मुलायम सिंह यादव जी के साथ चले गए, कल्याण सिंह के छोड़ने का नुकसान हुआ बीजेपी को। मतलब ये तो आप एग्री करेंगे। वो भी मैं एक देखिए, मैं सतीश सिंह जी को संभवतः याद हो ना याद हो तो मैं दर्शकों तक जाकर चेक करिए, जब कल्याण सिंह जी वापस पार्टी में आए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप पार्टी छोड़ के गए थे और आपने पार्टी से बहुत नाराजगी थी, अब वापस क्यों आ गए? तो कल्याण सिंह जी ने जानते क्या बोला था? जी। उन्होंने सूरदास की वह पंक्ति बोली थी कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। मतलब स्टेट ऑफ हरमुज से जो जहाज चल के आ रहा होगा समुद्र में, अगर कोई पंछी उस पर से उड़ के जाएगा, कुछ समय के बाद उसको कोई बैठने की जगह अच्छी नहीं दिखेगी तो वापस जहाज पे आ जाएगा, ये उन्होंने बोला। बाद में उन्होंने एक पब्लिक भाषण में ये भी बोला कि मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरा जब पार्थिव शरीर जाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाए, वो कहा। लेकिन मेरा कहना था नुकसान एक हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सतीश के सिंह का एक पॉइंटेड सवाल है या पॉइंट है। सुनील जी एक सेकंड सुन लिया जाए। सुधांशु जी, सुनील यादव कुछ कह रहे हैं, मैं जवाब तो दे दूं। देखिए, बात है कि आपने इतने गिना दिए कांग्रेस वालों के और बाकी पार्टियों के। अब आप जब हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, आप कोई ग्राउंड ले लीजिए, लेकिन ये जो पेशेवर राजनीति है ना, उसमें आप हाई मोरल ग्राउंड मत लीजिए। आपका भी जम्मू कश्मीर से नीचे तक उठाएं तो एक एक पार्टी जो आपके साथ रही उसके साथ क्या व्यवहार हुआ और क्या रहा, वो सब गिनाने की जरूरत नहीं। इतना ना टाइम दे पाएंगे ये, ना हम अपना बोल पाएंगे। मोटी बात ये है कि सुनिए ना, अभी तो क्रॉस वोटिंग वही बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से तो अब रही नहीं। आपको तो 65,000 करोड़ रुपया का चंदा, वो कह रहे एक दो गिनवा दीजिए ना, वो कह रहे एक दो गिनवाइए। क्या? अरे गिनती नहीं भाई, एक दो गिनवा दीजिए। इनके साथ डीएमके था, इनके साथ एआईडीएमके था, पीडीपी था, एनसी था, नहीं था क्या? अब वैसे गिनाने लगे तो नीचे तक चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं कर जा रहे उसमें। बात मोटी है, इन्होंने हॉर्मुज का नाम ले लिया, बड़ा अच्छा किया। क्रॉस वोटिंग कोई मुद्दा नहीं है, ये बताइए कि कितने जहाज क्रॉस कर रहे हैं हॉर्मुज से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
एक तो कर गया है वैसे, एक कर गया नहीं, दो आ गए हैं, दो आ गए हैं, दो आ गए यस, दूसरा भी दो रास्ते में है। सुधांशु जी, नंदा देवी और शिवालिक, जी जी, नंदा देवी और शिवालिक दो आ गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि भारत हमारा मित्र है, हम भारतीय जहाजों को ले जाने दे रहे हैं। तो आप भी देखिए कह दीजिए समस्या हमारा एक ईरान on the lighter मित्र है। note मैं कह दूं तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने वहां के राष्ट्रपति से बात की है और विदेश मंत्री जी ने उनसे बात की, तभी जहाज आ रहा है, इसे थोड़ी छोड़ दिया है भाई दे रहा है। मैं एक बात कहूं, मजे की बात जानते क्या है अमीश जी, राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा लेते वो मुद्दा पिट जाता है जी। जब वो उठाते हैं कि ट्रेड डील का मामला तो ट्रेड डील फाइनल हो जाती है, जब वो उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर का मामला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इकबालिया बयान आ जाता है कि साहब हमारी बहुत ठुकाई हो गई थी। याद करिए आसिफ अली जरदारी ने कह दिया था हम बंकर में जाने वाले थे। अब बेचारे इजराइल का मामला उठाए ईरान पे, चलो इसी पे हमको कुछ वोट मिल जाएंगे मुसलमानों के, तो ईरान ने कह दिया भारत दोस्त है। इससे पहले पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आ चुकी है और मजे की बात ये फिलिस्तीन का बैग लगा के तो गई प्रियंका गांधी जी, और आपको पता फिलिस्तीन की विदेश मंत्री ने भारत में आके क्या बोला, उनका नाम है डॉक्टर आगा बकीन शिरीन। वो भारत आई, पहले तो या तौबा तौबा बगैर हिजाब के आ गई। ये हिजाब वाला जो बोल रहे थे ना नेताजी जय फिलिस्तीन कि हिजाब वाली महिला जो होगी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी, यहां फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के चल रही थी और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ भारत के जो रणनीतिक वो है मजबूती और अरब देशों के साथ मजबूती दोनों को स्वीकार करते हैं, और चूंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका दोनों तरफ अच्छा संबंध है, तो हमें यह विश्वास है कि आने वाले समय में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समाधान निकालने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा भिगो के जूता नहीं पड़ सकता था विपक्ष वालों के मुंह के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं पता नहीं थोड़ा उनकी कुंडली उंडली दिखवाइए भाई साहब, वो पता नहीं जो मुद्दा हाथ में लेते हैं उसी में नाश हो जाता है। ओके।